दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजनीतिक दलों यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताऊंगा। अब जैसा कि आपको पता ही है कि इस वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं। वहीं साल 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव है। तो चुनाव के इस सीज़न में राजनीतिक पार्टियों के बारे में जान लेना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इससे जुड़ी हुई बेसिक से बेसिक जानकारी मैं आपको दे सकूं और साथ ही नई से नई जानकारी मैं आपको दे सकूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राजनीतिक दल होता क्या है, सरकार में इसकी क्या भूमिका होती है, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन दलों के क्या क्या कार्य होते हैं और साथ ही भारत में इस वक्त कितने तरीके के राजनीतिक दल हैं। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो आपका काम ये है कि आप नोट्स ठीक तरीके से लिखें और ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल ये होता है कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि ये लोगों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, एक संगठन होता है। अब आप ये कहेंगे कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में भी लोगों के, बच्चों के बहुत से समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो क्या सबके सब राजनीतिक दल हैं? तो मैं कहूँगा नहीं। इनके समूह में और आपके समूह में फ़र्क ये है कि ये लोग समाज में एक तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं और उस बदलाव को लाने के लिए इनके पास ताकत ज़रूरी होती है। मतलब इनको ताकत चाहिए होती है और वो ताकत इन्हें सत्ता से ही मिल सकती है। तो ऐसे में सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं और यही कारण है कि इनको राजनीतिक दल कहा जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अब देखो, एक राजनीतिक दल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक नज़रिया, एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण। अब देखो, अगर आपको एक समूह बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, राजनीतिक दल बनाना है, तो उसके जितने भी लोग हैं वो अगर एक ही दिशा में सोचेंगे, तब कहीं जा कर के वो अपना ग्रुप सक्षम बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। तो मतलब एक विचारधारा को फॉलो करने वाला राजनीतिक दल एक विचारधारा की लड़ाई लड़ता है और चुनाव लड़ता है और अपनी सरकार बनाता है। तो आप राजनीतिक दल की एक परिभाषा दे सकते हो कि राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं और जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस परिभाषा से क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही नजरिया है, एक ही दृष्टिकोण है, इसीलिए वो अपनी इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया है और वो सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पूरा राजनीतिक दल है ये संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से चलेगा। मतलब अगर इन्हें सत्ता मिली है तो संविधान ने इन्हें दी है और उसी के प्रावधानों के हिसाब से इन्हें सत्ता चलानी होगी। तो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात नोट करने वाली ये है कि मैंने कहा कि विचारधारा के हिसाब से ही लोग इकट्ठा होते हैं और राजनीतिक दल बनते हैं। इसी तरीके से हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। इनमें से बहुत से लोग होंगे जो एक ही दिशा में सोचते होंगे और कुछ अलग लोग होंगे जो अलग दिशा में सोचते होंगे। तो जितने तरीके की विचारधाराएं होती हैं उसी के हिसाब से राजनीतिक दल बनते हैं। याद रखिए कि लोगों की वजह से राजनीतिक दल बने हैं, राजनीतिक दल की वजह से लोग नहीं हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा उठती तो पब्लिक से ही है। अब अगर कुछ लोग हैं जो थोड़े से सांप्रदायिक हो जाते हैं तो उनकी सांप्रदायिकता का फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम सांप्रदायिकता को ही अपना मुद्दा बना लें तो ये लोग अपने आप हमको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में विचारधाराओं का फायदा जो है ये राजनीतिक दल उठाते हैं और इसी वजह से हमारे पूरे समाज का एक राजनीतिक विभाजन भी हो रखा है। अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं, कुछ सांप्रदायिक भी होते हैं, कुछ दलित हितों के लिए होते हैं, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए होते हैं। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, इनके हिसाब से अलग अलग पार्टियां भी बनी हुई है, अलग अलग राजनीतिक दल भी बने हुए हैं। अब एक राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अवयव होते हैं, या यूँ कह लो कि 3 प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ऊपर नेता, उसके बाद आते हैं सक्रिय सदस्य और उसके बाद आते हैं उसके अनुयायी। नेता का मतलब ये है कि हर पार्टी के अंदर एक प्रमुख चेहरा जरूर होता है। जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी का प्रमुख चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर प्रमुख चेहरा राहुल गांधी जी हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के अंदर मायावती जी हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव जी हैं। इसी तरीके से कई सारी पार्टीज होती हैं जिनके एक प्रमुख चेहरा होता है, जिनको देख के जनता जो है वोट देती है। तो ऐसे में सबसे प्रमुख हो जाता है नेता। उसके बाद आते हैं इनके सक्रिय सदस्य, एक तरीके से आप इनको कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। होता यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं इस पार्टी के सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में। तो ये इन पार्टियों का प्रचार प्रसार करते हैं सिर्फ इस आशा के अंदर कि आगे चल के कहीं ना कहीं मुझे भी लीडर बनने का मौका मिलेगा और मैं इस पार्टी का एक बड़ा नेता बन जाऊंगा। याद रखिए, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि राजनीतिक दलों के अंदर जितने भी सक्रिय सदस्य होते हैं
उसमें से पहला तो वो है कि उनको एक लालच होती है कि वो आगे चल के एक बड़े लीडर बनेंगे, और दूसरा चीज़ ये होती है कि वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उस विचारधारा के अंदर। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हर एक पार्टी के सदस्य एक्सट्रीमिस्ट होते ही हैं। बिना इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों के एक विचारधारा आगे नहीं बढ़ सकती। ज़रा सोच के देखिए कि किसी पार्टी का एक मुद्दा है तो उसको भड़काने के लिए कोई एक एक्सट्रीमिस्ट चाहिए होता है। इसी तरीके से हर पार्टी के अंदर एक्सट्रीमिज्म है। बिना एक्सट्रीमिज्म के पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ ही नहीं सकती। और इसके बाद आते हैं उसके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स। अब ये जो लोग होते हैं ये नॉर्मल लोग होते हैं, लेकिन ये अपनी विचारधारा क्लियर रख के चलते हैं। आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फिर किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो जब आप उन पार्टियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे तो कहीं ना कहीं वो उन पार्टीज़ को डिफेंड करने आ जाते होंगे। तो वो उनके फॉलोवर्स होते हैं कि नहीं, आप इसके बारे में मत बोलिए। ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे। तो होता है, तो इन्हें आप अनुयायी कहते हो या फिर फॉलोवर्स कहते हो इनके। तो ये जो तीनों अवयव होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप सोच के देखिए, जिस पार्टी के फॉलोवर्स जितने ज़्यादा होंगे उसके जीतने के चांस भी उतने ज़्यादा होंगे। अब फॉलोवर्स ज़्यादा कैसे होंगे? जब उसकी विचारधारा ठीक रूप से लोगों तक पहुँचेगी। अगर कोई पार्टी है वो अपनी विचारधारा लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही है तो कहीं ना कहीं लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब लोगों तक उनकी बात पहुँचेगी ही नहीं। तो इस तरीके से अपनी विचारधारा फैलाना इन पार्टीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये तीनों अवयव भविष्य डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखो, ये कार्य बहुत आसान है याद करने में। सबसे पहला कार्य होता है चुनाव लड़ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सत्ता के अंदर आना है तो चुनाव तो सबसे पहले लड़ना ही पड़ेगा, और चुनाव लड़ने में भी आपको 51% सीटें हासिल करनी होगी। मतलब जब आपके पास बहुमत होगा 50% से ज़्यादा, तभी जाकर के आपकी सरकार बनेगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा कार्य होता है नीति बनाना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जनता के बीच में जाते हो तो आपको जनता के लिए कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी। सीधी सी बात कहूँ तो उनको कुछ वादे करने पड़ेंगे। कुछ एक सच्चे वादे होते हैं, कुछ एक झूठे वादे होते हैं। तो ये जो नेता हैं ये इस तरीके के वादे करते हैं, नीतियां बनाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर आपको सत्ता मिलने के बाद वो सब करना भी पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर पार्टी ऐसा कुछ करती नहीं है। वो सिर्फ चुनाव तक साथ रहती हैं, उसके बाद 5 साल के लिए भाग जाती हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरा कार्य है। इसके बाद आता है सरकार बनाना। अब चूंकि आपने चुनाव लड़ा है और मान लो कि आपके पास बहुमत नहीं है लेकिन आपने कुछ एक सीटें जीती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये लोग आपस में गठबंधन भी कर लेते हैं, क्योंकि इनका काम होता है कि कैसे भी सरकार बने और हम सत्ता के अंदर आएँ, तब तो जाके कोई काम हो पाएगा। तो सरकार बनाना इनका एक बड़ा कार्य होता है जो इन्हें करना होता है। इसके बाद आता है कानून बनाना। अब चूंकि आपको पता है कि ये विधायिका में बैठते हैं, विधायिका में भी लोकसभा में बैठते हैं, जीतने वाले जितने भी मंत्री होते हैं, तो इनका कार्य ये होता है कि आप ऐसे कानून बनाओ जो कि जनता के लिए लाभदायक हो। तब जाकर के जनता को आप पे विश्वास रहेगा और जनता ये समझेगी कि हमने सही लोगों को वोट दिया है। तो कानून बनाना एक बड़ा कार्य होता है। इसके बाद आता है एक बेहतर विपक्ष बनना। अब देखो, ऐसा होता है कि आप जैसे किसी राजनीतिक दल में हो, आप एक उम्मीदवार हो, आप अपने एरिया से तो चुनाव लड़ चुके हो और वहां से चुनाव जीत चुके हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका पूरा दल हार गया, आपकी पूरी पार्टी हार गई, लेकिन आप मान लो पहुंच गए लोकसभा, तो वहां पे आपको विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी क्योंकि आप कहीं से तो जीते हो। तो ऐसे में क्या होगा कि जो सरकार नीतियां बनाएगी, अगर वो मान लो कि ठीक नहीं है, तो आपको उन्हें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। तो ये कार्य भी राजनीतिक दलों का होता है, मेनली हारे हुए राजनीतिक दलों का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी होता है। अगर कोई विपक्ष बना है तो वो मजबूत होना चाहिए, जो कि सरकार पर दबाव डाल सके काम करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक और कार्य आता है कि सरकारी मशीनरी जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, इनकी जो पहुंच है वो आम जनता तक पहुंचाना, मतलब आम जनता की आवाज़ इस मशीनरी तक पहुंचाने का काम भी राजनीतिक दलों का होता है। फिर चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो सत्ता में हो, दोनों का काम ये होता है कि आप नॉर्मल लोगों की आवाज़ जो है वो इस मशीनरी तक लेके जाओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हो जाते हैं राजनीतिक दलों के, ये आपको लिखने हैं। इसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है। अब देखो, भारत में सिर्फ दलीय व्यवस्था बताने से अच्छा है कि मैं आपको लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था बताऊं कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ कैसी कैसी दलीय व्यवस्था चल रही है। तो देखो, दलीय व्यवस्था 3 तरीके की होती है। एक होती है एक दलीय, दूसरी होती है द्विदलीय, और तीसरी होती है बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था वो होती है जो कि चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया और क्यूबा में चल रही है। आपने सुना होगा कि चीन के अंदर एक ही पार्टी है जो हर बार जीत जाती है। नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया के बारे में आप जानते ही हो, इनके भाई साहब को आपने देखा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक दलीय सरकार यहाँ पे चलती है कि एक ही दल लड़ता है और एक ही दल जीत जाता है। तो एक तरीके से आप इसको डिक्टेटरशिप कह सकते हो, है ही डिक्टेटरशिप, इसमें क्या कहना।
ठीक है। इसके बाद आता है द्विदलीय। द्विदलीय के लिए आप अमेरिका का और यूके का एग्जाम्पल ले सकते हो। यूएसए में दो पार्टियां हैं जिनके बीच में चुनाव होता है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। यानी कि जो पब्लिक होती है उसके पास कम से कम दो ऑप्शंस होते हैं। वो डेमोक्रेटिक को भी चुन सकती है, रिपब्लिकन को भी चुन सकती है। इसी तरीके से जो आपका यूके है उसके अंदर एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। तो वहाँ पे भी कम से कम दो ऑप्शंस है, तो वहाँ पे लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र वहाँ पे है। इसी तरीके से तीसरी व्यवस्था होती है बहुदलीय व्यवस्था। यानी कि यहाँ पे कितने भी दल आ सकते हैं, कितने भी राजनीतिक दल हो सकते हैं। और इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है भारत, क्योंकि भारत के अंदर कई तरीके के दल हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और यहाँ तक कि राज्य स्तर पे भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है। तो जितने ज़्यादा दल उतने ज़्यादा ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हर पार्टी एक जैसी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि थोड़े समय के बाद पार्टी का जो मकसद होता है सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो ऐसे में हम लोग इसको कह नहीं सकते कि ये बहुदलीय का कोई फ़ायदा हो रहा है आम पब्लिक को। तो ये है दलीय व्यवस्थाएं। आई होप आपको समझ में आई हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के प्रकार कौन कौन से हैं भारत में मुख्यतः। अब देखिए, यूँ तो दो तीन चार प्रकार की पार्टियां होती हैं, लेकिन मेनली दो तरीके की पार्टी होती है। एक होती है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और एक होती है आपकी राज्य स्तर की पार्टी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी वो होती है जिसके पास कम से कम 4 राज्यों के अंदर लोकसभा के 6% वोट हो। मतलब एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्चस्व या फिर जिसका प्रभाव कम से कम 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में है और उसके पास 6% वोट है। ऐसी पार्टी को चुनाव आयोग एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर देता है। अभी अगर वर्तमान की आप बात करोगे तो वर्तमान में 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास ये दर्जा है। उसके अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। ये 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास ये दर्जा है। ये 6 की 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। वहीं जो राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं उनके पास उस राज्य की विधानसभा के कम से कम 6% वोट होने चाहिए और कम से कम 2 सीटें उन्हें जीतनी चाहिए, तब जाके वो राज्य स्तर की पार्टियां बन सकती हैं। आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी के बारे में। तो ये पार्टी जो है यूपी की बहुत फेमस पार्टी है। इसके अलावा शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। मुस्लिम लीग है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, डीएमके है, शिरोमणि अकाली दल है। तो इस तरीके की जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय हैं या राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। तो इस तरीके से आपके राजनीतिक दलों का वर्गीकरण होता है। अब देखो, राजनीतिक दलों के अंदर दो ज़रूरी चीज़ें और बचती हैं। एक है राजनीतिक दलों की चुनौतियां और एक है उनके उपाय, क्योंकि वो पूछ लिए जाते हैं। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पहली चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर जो पॉलिटिक्स दिखती है आपको वैसी होती नहीं है। अंदर की पॉलिटिक्स उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे कोई पार्टी है, उस पार्टी के अंदर भी लीडर्स होते हैं, तो उनके अंदर भी खींचातानी चलती रहती है कि कौन सीट पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से अंदर क्या है, लोकतंत्र की एक कमी हो जाती है और बात उसी की मानी जाती है जिसका प्रभाव ज़्यादा हो। मतलब जो ज़्यादा बड़ा नेता है उसी की बात मानी जाती है। इसके अलावा एक चुनौती होती है विकल्पहीनता। कभी कभी क्या होता है ना कि राजनीतिक दलों के पास चेहरा नहीं होता है कि किस चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए विकल्पहीनता हो जाती है कि हम चुने किसको, किस पे भरोसा करें। इसके अलावा तीसरी चुनौती है असामाजिक और अपराधी तत्वों का प्रभाव। आपको पता है कि चुनाव के टाइम पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि पैसे का प्रभाव दिखाया जाता है, असामाजिक तत्व आ जाते हैं, अपराधी आ जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो इससे लोकतंत्र की हानि होती है। और इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम है वंशवाद। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि नेता का बेटा नेता, उसका बेटा नेता। तो इसमें क्या होता है कि जो काबिल कैंडिडेट होता है वो पीछे रह जाता है। तो ये सारी चुनौतियां जो है वो राजनीतिक दलों के सामने होती हैं। रही बात इनके सुधारों के उपाय की, तो इनके लिए कुछ उपाय भी खोजे गए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उपाय था 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था कि दल बदलू कानून बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि इस संविधान संशोधन से पहले होता ये था कि जैसे किसी पार्टी का कोई मेंबर है, वो चुनाव जीत जाता है लेकिन उसकी पार्टी हार जाती है, तो वो दल बदल देता था और मान लो दूसरी पार्टी के साथ चला जाता था जो जीत रही होती थी। तो ऐसे में क्या होता है, कैंडिडेट की हेर फेर चलती रहती थी। तो इस संशोधन के बाद एक कानून आया कि अगर जीतने के बाद कैंडिडेट अपनी पार्टी बदलता है तो ऐसे में उसे निलंबित कर दिया जाएगा, उसकी सीट चली जाएगी। तो ये एक कानून आया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, तो उसे अपना ब्यौरा देना होगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि उस पर कितने केसेस चल रहे हैं, उसकी कितनी संपत्ति है। तो इस तरीके से असामाजिक तत्वों को आने से रोका जा सकता है, अपराधों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
और तीसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उन्होंने ये कहा था कि अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपना आयकर रिटर्न दिखाना पड़ेगा, मतलब उनको भी इनकम टैक्स भरना होगा और उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। तो ये कुछ एक कदम उठाए गए थे इन चुनौतियों से निपटने के लिए। लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं इसके अंदर लूप होल निकल ही आते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है राजनीतिक दल। मैंने कोशिश की है कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बचा सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी दे सकूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।